आज हम अपना यूनिट 1.6 स्टार्ट करने वाले हैं। फाइलोजेनेटिक स्टेटस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द होमिनिड्स, जिसमें से कि आज हम स्टार्ट करेंगे प्लियो प्लिस्टोसीन होमिनिड्स इन साउथ एंड ईस्ट अफ्रीका। और इसमें हमें स्टडी करना है ऑस्ट्रेलोपिथेसीन्स और पैरेंथ्रोपस। तो हमारे जो सिलेबस है उसमें ऑस्ट्रेलोपिथेसीन्स को अलग से लिखा हुआ है और पैरेंथ्रोपस को होमो इरेक्टस के साथ लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली ये दोनों ऑस्ट्रेलोपिथेसीन्स ही हैं, तो हमें इन्हें एक साथ स्टडी करना होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ऑस्ट्रेलोपिथेसीन्स से आने से पहले यानी होमिनिड्स के एवोल्यूशन से पहले हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होगी, तो ये स्लाइड उसी के बारे में है। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में भी पढ़ा था, जब हमने टर्शरी एंड क्वाटरनरी फॉसिल प्राइमेट्स पढ़े थे, कि मायोसीन इपोक में कई कई सारे हमें फॉसिल एप्स देखने को मिले। मायोसीन इपोक जो है वो 22 से 7 मिलियन ईयर्स अगो तक रहा, और हमें इस समय कुछ ऐसे फॉर्म्स देखने को मिले जिसमें मंकी के भी फीचर्स थे, एप्स के भी फीचर्स थे और होमिनिड फीचर्स भी थे। ठीक है, और ये फॉर्म्स कब आए थे? ह्यूमन और एप्स के स्प्लिट होने से पहले आए थे। तो ये माना जाता है कि ये जो फॉर्म्स पाए गए थे, ये ह्यूमन और एप्स, ये दोनों के एंसेस्टर्स हैं। और इन्हीं सारे एंसेस्टर्स को हमने कॉमन नाम दे दिया ड्रायोपेथिसीन्स या फिर ड्रायोपिथ्स। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि जब ओल्ड वर्ल्ड, आफ्टर द सेपरेशन ऑफ ओल्ड वर्ल्ड monkeys एंड hominoids, certain ape-like forms evolved which are considered as ancestors of both humans and apes. They combine pongid and hominid features. अब क्या था, मायोसीन में हमने पहले ही देखा था कि एरिडिटी बढ़ गई थी, उस समय फॉरेस्ट तेज़ी से डिसअपियर हो रहे थे। और फिर क्या हुआ था, जो फॉरेस्ट डिसअपियर हो रहे थे, तो जो फॉर्म्स जो है ट्री लिविंग के लिए स्पेशलाइज थे, अब उनको मजबूरन ग्राउंड पे आना पड़ा। उनमें से दो कैटेगरीज सब डिवाइड हुई। पहली वो जो कि फॉरेस्ट में ही रह गई, और बाद में चल के इन्होंने एप्स के इवोल्यूशन में पार्टिसिपेट किया, यानी कि एप्स का इवोल्यूशन किया। ये एप्स के एंसेस्टर्स बने जो कि फॉरेस्ट में ही रुक गए। और उनमें से बाकी क्या हुए, फॉरेस्ट में से निकल के ग्रासी सवाना में रेडिएट कर गए। वो बाद में होमिनिड्स की तरह इवॉल्व हो गए। इन दोनों ही फॉर्म्स के ऊपर अलग अलग जगह रहने के कारण डिफरेंट नेचुरल सिलेक्शन एक्ट किया, जिसकी वजह से डिफरेंट तरीके से इनका इवोल्यूशन हो गया। तो जैसा कि पहले बताया, इन सबको हमने कॉमनली कहा हमने ड्रायोपेथिसीन्स या फिर ड्रायोपिथ्स। अब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन हम इस तरीके से देख सकते हैं। इन ड्रायोपिथ्स का हमें डिस्ट्रीब्यूशन 3 कॉन्टिनेंट्स में देखने को मिलता है। पहला क्या, अफ्रीका में जो फॉर्म्स पाए गए, उनमें से जो मेन हैं वो हैं प्रोकंसल, केन्यापिथीकस, ये दोनों पाए गए। और प्रोकंसल को सबसे एंसेस्टर ड्रायोपेथिसीन्स माना जाता है। यूरोप में ड्रायोपिथीकस फॉर्म मिला हमें, फ्रांस, जर्मनी, स्पेन में। एशिया में शिवापिथीकस इंडिकस और रामापिथीकस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों फॉर्म्स, जो कि हमें बाद में इंडियन एंथ्रोपोलॉजी हम करेंगे जब पेपर 2 में, तब भी इन दोनों फॉर्म्स को हमें पढ़ना है। तो ये क्लियर हो गया कि ड्रायोपेथिसीन्स थे जिनमें जो एंसेस्टर्स थे होमिनिड्स और एप्स दोनों के। इनका भी रोल होगा हमारे ऑस्ट्रेलोपेथिसीन्स के इवोल्यूशन में। आगे देख लेते हैं, टाइम वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो मायोसीन पीरियड के अर्ली ईयर्स में हमें प्रोकंसल फॉर्म देखने को मिलता है। ये अर्ली मायोसीन एप था, फॉसिल एप था। एलएसबी लीकी ने डिस्कवरी की थी अफ्रीका में। मंकी लाइक, एप लाइक और यूनिक फीचर्स, इसमें तीनों फीचर्स पाए गए। मिडिल मायोसीन के दौरान हमें ड्रायोपिथीकस, केन्यापिथीकस, ये पाया गया हमें यूरोप में। उसके बाद लेटर मायोसीन में शिवापिथीकस और रमापिथीकस हमें देखने को मिला। और शिवापिथीकस को ये माना जाता है कि आगे चल के औरंगुटान को के इवोल्यूशन के लिए ये एंसेस्टर का काम किया। तो हमने ये देखा कि अर्ली मायोसीन में सबसे पहले अफ्रीका में हुए ये फॉर्म, फिर धीरे धीरे करके यूरोप में आए, फिर एशिया में। एक तरीके से रेडिएशन हो गया। ओरिजिन की बात करें तो ओलिगोसीन एंथ्रोपॉइड्स जो थे, प्लायोपिथीकस, डेंड्रोपिथीकस, इजिप्टोपिथीकस, ये सारे फॉर्म थे। इनमें से इजिप्टोपिथीकस को सबसे प्रोबेबल एंसेस्टर माना जाता है प्रोकंसल का। तो ये माना गया कि इजिप्टोपिथीकस बाद में प्रोकंसल बना, और प्रोकंसल ने आगे ऑस्ट्रेलोपिथेसीन्स के इवोल्यूशन में रोल प्ले किया। तो रेडिएशन कैसे हुआ ड्रायोपिथ्स का? अफ्रीका में सबसे पहले प्रोकंसल रेडिएट होकर यूरोप और एशिया दोनों तरफ गए। यूरोप में वही फॉर्म्स ड्रायोपिथीकस
एक एग्जाम्पल है, और एशिया में शिवापिथीकस। तो एक तरीके से ये अडेप्टिव रेडिएशन हो गया। रेमापिथीकस के बारे में यहाँ थोड़ा सा डिटेल है कि 1970s तक इनको एक सेपरेट लीनिएज माना जाता था। ये माना जाता था कि जो ड्रायोपिथ्स हैं वो एप्स में इवॉल्व हो गए और रेमापिथीकस मैन के इवोल्यूशन में आगे गए। जैसे ये माना जाता था कि प्रोकंसल के बाद हमारा रेमापिथीकस आया, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेसीन आया, इस तरीके से हमारा आगे बढ़ा। लेकिन 1970s के बाद बहुत सारी स्टडी हुई और भी रेमापिथीकस के हमें फॉसिल्स मिले, जिसके बाद ये चीज़ क्लियर हो गई कि रेमापिथीकस शिवापिथीकस का ही फीमेल फॉर्म है और उससे अलग नहीं है। ये पॉन्जिड लाइन के इवोल्यूशन में रेमापिथीकस का रोल है, होमिनिड लाइन में नहीं है। उसके बाद हम अपने मेन उस पर आ जाते हैं, प्लायोप्लिस्टेसीन होमिनिड्स इन साउथ एंड ईस्ट अफ्रीका। ऑस्ट्रेलोपिथेसीन्स और पैरेंथ्रोपस, ये दोनों एक ही फॉर्म है, ठीक है। ऑस्ट्रेलोपिथेसीन्स कॉमनली कहा जाता है और इसके दो फॉर्म्स हुए, अभी हम आगे क्लासिफिकेशन में देखेंगे। एक को ऑस्ट्रेलोपिथीकस कहा गया, एक को पैरेंथ्रोपस कहा गया। टाइम पीरियड की बात करें तो ये प्लायोप्लिस्टोसीन एरा में ही थे, यानी कि प्लायोसीन एपोक के एंड में और प्लिस्टोसीन एरा के स्टार्टिंग में। वेरियस स्पीशीज़ ऑफ ऑस्ट्रेलोपिथेसीन्स अकर्ड लिव्ड, इनका टाइम पीरियड था 4.4 मिलियन ईयर्स अगो से लेके 1.4 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये क्या इनमें खासियत थी कि इनको होमिनिड कैटेगरी में रखा गया। सबसे पहली बात कि ये बाईपेडल थे, डेंटली ये बहुत सिमिलर थे ह्यूमंस के, लेकिन इनके ब्रेन का जो साइज़ था वो बहुत ज़्यादा हमें बड़ा देखने को नहीं मिलता है। वो एप्स के ही अराउंड उतना ही बड़ा था, लेकिन चूंकि ये बाईपेडल थे, इरेक्ट था इनका थोड़ा सा लोकोमोशन, और डेंटली थोड़े से सिमिलर थे ह्यूमंस थे, तो हमने इनको होमिनिड्स की कैटेगरी में रखा। लेसर एंसेफलाइजेशन था, यानी कि ब्रेन का डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं था। दिस जीनस इज़ अ ग्रुप ऑफ एक्सटिंक्ट प्राइमेट्स क्लोजली रिलेटेड टू, इफ नॉट एक्चुअली एंसेस्टर्स ऑफ मॉडर्न ह्यूमन बींग्स। तो ये माना जाता है कि मॉडर्न ह्यूमन बींग से काफ़ी क्लोजली रिलेटेड थे। अब इनसे रिलेटेड डिस्कवरीज और फाइंड्स ये सारी हुई हैं। 1924 में रॉबर्ट डार्ट ने साउथ अफ्रीकन माइन में, जिसका नाम टोंग था, वहाँ से एक स्कल को डिस्कवर किया। स्मॉल ब्रेन क्रीचर था और उसको ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस नाम दिया गया, ठीक है। उसके बाद हमारा रॉबर्ट ब्रूम ने स्टरफोंटीन क्वेरी में फ्रैगमेंट्री एडल्ट क्रेनियम विद टीथ, जिसको नाम दिया गया ऑस्ट्रेलोपिथेकस ट्रांसवेलेंसिस, और इसी फाइंड ने ऑस्ट्रेलोपिथेसीन्स को होमिनिड्स के लिए कंफर्म कर दिया। फिर बाद में और सारे फाइंडिंग्स भी हुए जो कि हम यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद 1960s में हमें ईस्ट अफ्रीका में भी देखने को मिलता है, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली में, बाई एलएसबी लीकी और उनकी वाइफ मैरी लीकी के द्वारा। ये कुछ अलग से फॉर्म्स थे जिनको अलग हमने सब कैटेगरी में रखा, अलग जीनस में पैरेंथ्रोपस बोइसे ही नाम दिया हमने। ओल्डुवई गॉर्ज में नॉर्दर्न तंजानिया में हमें ये फॉर्म पाए गए। तो दो तरीके के फॉर्म्स हमें देखने को मिले। ज़्यादातर जो साउथ अफ्रीकन फाइंड्स थे वो हमें दूसरे टाइप के देखे, ईस्ट अफ्रीका में हमें अलग फॉर्म देखने को मिले। क्लासिफिकेशन की बात करें तो जनरली दो फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं, ग्रेसाइल टाइप और रॉबस्ट टाइप। ग्रेसाइल टाइप जो हैं वो हमें ज़्यादा सिमिलर लगते हैं मॉडर्न ह्यूमन से, मतलब माना जाता है कि ग्रेसाइल ऑस्ट्रेलोपिथेसीन्स ही आगे चलकर ह्यूमन लाइन में इवोल्यूशन इनका हुआ, जबकि रॉबस्ट ऑस्ट्रेलोपिथेसीन्स थोड़े मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट थे और एक साइड लाइन की तरह आगे गए और ह्यूमन इवोल्यूशन में इनका रोल नहीं था। इनको ऑस्ट्रेलोपिथेकस कहा जाता है कॉमन टर्म्स में और इनको पैरेंथ्रोपस। तो इनके जो फॉसिल फाइंड्स हैं उनमें ए अफ्रीकैनस यानी कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रीकैनस, ए एफरेंसिस, ए एनामेंसिस और आर्डिपिथेकस रामिडस को माना जाता है, जबकि इसमें पी रोबस्टस, पी बॉयसेई और पी एथियोपिकस, ये वाले ग्रेसाइल फॉर्म जो होते थे वो स्मॉलर होते थे साइज़ में, जबकि रॉबस्ट फॉर्म जो होते थे वो लार्ज होते थे। नाम से ही हमें पता लग रहा है कि रॉबस्ट यानी कि लार्ज होते थे। स्पेसिमेंस टोंग और मैकाप्सन ज्ञात में जो फाइंड किए गए वो इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, जबकि ये स्पेसिमेंस जो हैं रॉबस्ट फॉर्म के क्रोम ड्राई और स्वाट्सक्रान वैली में हमें देखने को मिले। ग्रेसाइल फॉर्म में सैगिटल क्रेस्ट जो है वो एब्सेंट था, जबकि यहाँ पे रॉबस्ट फॉर्म में प्रेजेंट था। सुप्रा ऑर्बिटल रीजन जो है
ग्रेसाइल फॉर्म में इसकी इतनी डेवलपमेंट नहीं थी, जबकि रॉबस्ट फॉर्म में लार्ज सुप्राऑर्बिटल रिजेस हमें देखने को मिले। मैस्टॉइड प्रोसेस जो है उसमें बहुत स्लाइट डेवलपमेंट था, जबकि यहाँ पे जो मैस्टॉइड प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं था। जॉज जो है ग्रेसाइल फॉर्म में लार्ज और एक्सट्रीमली प्रोग्नेथस थे, यहाँ पर मैसिव थे लेकिन लेस प्रोग्नेथस थे। पेल्विक एंड लेग बोन्स वेरी क्लोज टू द होमिनिड पैटर्न, पेल्विक और लेग बोन भी काफ़ी होमिनिड पैटर्न के ही सिमिलर थे, जबकि यहाँ पर क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ गोरिलॉइड एंड होमिनॉइड पैटर्न, यहाँ पे गोरिलॉइड और होमिनॉइड दोनों की ही पैटर्न हमें देखने को मिलते हैं। ग्रेसाइल फॉर्म में हमें नॉन डाइवर्जेंट बिग टो देखने को मिलती है, यानी पैर का जो अंगूठा है वो नॉन डाइवर्जेंट है लाइक मॉडर्न ह्यूमंस, जबकि रॉबस्ट फॉर्म में हमें डाइवर्जेंट टो देखने को मिलता है, जैसा कि हमें एप्स को में भी देखने को मिलता है। तो इन सारी फीचर्स कहीं ना कहीं हमें इस इशारा कर रहे हैं कि रॉबस्ट फॉर्म ज़्यादा एप्स से सिमिलर था और ग्रेसाइल फॉर्म ज़्यादा होमिनिड लाइन में था। उसके बाद डेंटल आर्केड की बात करें तो ग्रेसाइल फॉर्म में डेंटल आर्केड जो था वो पैराबोलिक था, यानी धनुष के आकार का, जैसा मॉडर्न ह्यूमंस में होता है, जबकि रॉबस्ट फॉर्म में लेस पैराबोलिक था, यू शेप थोड़ा थोड़ा था। तो ये सारी फीचर्स, ऑल दीज कैरेक्टर्स इंडिकेट दैट ग्रेसाइल फॉर्म्स वर बाइपेड एंड इरेक्ट इन पॉस्चर। ये सारे ही फीचर्स हमें ये दर्शाते हैं कि ग्रेसाइल फॉर्म जो थे वो पाइपेडल थे, साथ ही साथ उनका पॉस्चर इरेक्ट था, जबकि रॉबस्ट फॉर्म इनएफिशिएंटली बाइपेडल थे, लेस इरेक्ट थे देन ग्रेसाइल फॉर्म्स। अब इस चार्ट में आपको यहाँ पे इन दोनों के ही डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेंगे। ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस यानी कि ग्रेसाइल फॉर्म के डिस्ट्रीब्यूशन है, और यहाँ पे है पैरेंथ्रोपस का डिस्ट्रीब्यूशन। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें अगर ऑस्ट्रेलोपिथेसीन्स की एज अ होल, चाहे वो रॉबस्ट फॉर्म हो चाहे ग्रेसाइल फॉर्म हो, तो क्या क्या फीचर्स है। स्कल और ब्रेन के सबसे पहले फीचर्स देखें। ब्रेन जो था वो पहले भी हमने डिस्कस किया कि बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं था, एप साइज़ का ही था, 400 से 530 सीसी के अराउंड इसका साइज़ था। ह्यूमन का जो एवरेज होता है उससे स्मॉलर था, लेकिन मायोसीन में जो एप्स हमने देखे थे यानी कि ड्रायोपेथिसीन्स, उनसे थोड़ा सा ज़्यादा था। सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो एरिया थोड़ा सा एक्सपैंड हो गया था, और हमें पता है कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स इम्पॉर्टेंट एरिया है इन रिलेशन टू लैंग्वेज प्रोडक्शन। तो हम ये कह सकते हैं कि कुछ हद तक कम्युनिकेशन साउंड प्रोड्यूस करते थे ऑस्ट्रेलोपिथेसीन्स। फोरहेड जो था इनका रिसीडिंग था, ह्यूमंस में क्या होता है, वर्टिकल होता है। सैजिटल क्रेस्ट जो है वो ग्रेसाइल में रिड्यूस है लेकिन रॉबस्ट में प्रोनाउंस्ड है, और ह्यूमंस में हमारे सैजिटल क्रेस्ट नहीं होता। सुप्रा ऑर्बिटल रिज जो है वो ग्रेसाइल्स में कम डेवलप्ड है, जबकि रॉबस्ट में अच्छे से डेवलप्ड है, और हमारे ह्यूमंस में सुप्रा ऑर्बिटल रिजेस नहीं होते प्रोमिनेंट। फ्लैट नेजल बोन्स और प्रोग्नाटिज्म देखने को हमें मिलता है माउथ वाले एरिया में। फोरामेन मैग्नन लोकेटेड डाउनवर्ड एज इन मैन इंडिकेटिंग इरेक्ट पॉस्चर। तो फोरामेन मैग्नन जो है जहाँ से नर्व्स पास होती हैं ब्रेन से नीचे की तरफ, स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, तो वो एरिया हमारा डाउनवर्ड था, यानी सिर के बिल्कुल नीचे था, साइड में नहीं था, जिससे हमें ये पता लगता है कि इरेक्ट पॉस्चर आ गया था इनमें। डेंटल आर्केड की बात करें तो डेंटल आर्केड मैन लाइक ही था विथ सम पॉन्जेड फीचर्स। ठीक है, तो ये फीचर्स हमें क्या दर्शाते हैं कि थोड़ी थोड़ी अडेप्टेशन हो गई थी वेजिटेरियन डाइट के लिए। मैंडिबल्स यानी कि जो लोअर जॉ वाला पोर्शन था वो बहुत मैसिव था, चिनलेस था लाइक पॉन्जिट्स, लेकिन पैराबोलिक विदाउट सिमियन शेल्फ लाइक ह्यूमन। तो मैसिवनेस और चिनलेस वाली फीचर्स में पॉन्जिट को ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है, लेकिन उसके शेप जो है पैराबोलिक शेप वो ह्यूमन से रिजेंबल करता है। इंसीजर्स जो थे वो स्मॉल थे, कैनाइंस बहुत स्लाइटली प्रोजेक्टिंग थे। हम एप्स में देखने को मिलेगा कि जो कैनाइंस वाले टीथ हैं वो बाहर की तरफ प्रोजेक्ट होते हुए दिखेंगे, लेकिन इनमें थोड़े स्लाइट प्रोजेक्टिंग ही थी। प्रीमोलर्स लार्ज बट बाइकस्पिड लाइक मॉडर्न मैन, ठीक है, मॉडर्न मैन की तरह ही था प्रीमोलर्स भी। मोलर्स भी लार्ज बट डेवलप इन सीरीज लाइक मैन, बट वाई 5 पैटर्न एज पॉन्जिड। तो उनके जो कस्प का पैटर्न था वो पॉन्जिड से रिजेंबल करता था, लेकिन जिस सीरीज़ में उनका अरेंजमेंट था वो मैन की तरह था। मैस्टिकेशन यानी च्यूइंग के लिए जो मसल्स थी वो बहुत अच्छे से डेवलप थी। लिम्ब बोन्स और लोकोमोशन की बात करें तो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये बाईपेडल थे। लंबर कर्व इनमें इनके बैकबोन में हमें देखने को मिलता है, हमें एप्स के बैकबोन में लंबर कर्व देखने को नहीं मिलता। शॉर्ट एंड ब्रॉड इलियम, इलियम जो इस तरीके का जो बोन होता है हमारे पेल्विस में,
वो शॉर्ट और ब्रॉड हो गया लाइक मॉडर्न ह्यूमंस। एप्स में क्या है, इलोंगेटेड होता है ये बोन। टॉर्शन एंगल ऑफ फीमर एंड प्रेजेंस ऑफ लीनिया एस्पेरा। टॉर्शन एंगल फीमर का जो है वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इससे क्या होता है, जब हम लोकोमोशन करते हैं तो हमारे दोनों पैर, थाइज हमारी इस तरीके से होती हैं, थाइज हमारी थोड़ी सी टिल्टेड होती हैं, लेकिन नीचे वाला जो पैर का एरिया होता है वो क्लोज़र होता है हमारा, जिसकी वजह से हमारा जो मोशन होता है वो स्ट्रेट होता है। ठीक है, तो लीनिया स्पेरा कौन सी प्लेस होती है, जहाँ पर मसल्स का अटैचमेंट होता है फीमर में, यानी कि पैर की बोन में। तो ये दोनों चीज़ें भी अच्छे से डेवलप थी, तो इससे हमें देखने को मिलता है कि ये बाईपेडल इनका मोशन था। उसके बाद नीज़ की स्ट्रेटनिंग हमें देखने को मिलती है। एप्स में क्या है, थोड़ा सा वो झुक के चलते हैं। वेट बियरिंग स्ट्रक्चर ऑफ एंकल बोन्स जो हैं उनमें वेट बियरिंग स्ट्रक्चर्स अच्छे से डेवलप हो गए थे, क्योंकि इरेक्ट पॉस्चर और बाईपेडल मोशन में हमें ऊपर की जो बॉडी है उसका वेट हमको बियर करना पड़ेगा। वेल डेवलप्ड आर्चेज इन फुट, तो फुट में जो आर्च हैं, दो आर्च हमें देखने को मिलती है, मीडियो लेटरल और टॉर्सो वेंट्रल, जो कि ह्यूमंस में भी पाई जाती हैं, तो वो अच्छे से डेवलप थी, जिससे इरेक्ट पोस्चर में हमें और बाईपेडल मोशन में हेल्प मिलता है। However, the Australopithecine bipedalism differ from human bipedalism because they had long ischium bone as opposed to short in human, and no gluteus medius and gluteus minimus which stabilizes pelvis during walking. तो हमारे डिफरेंस देखने को मिलता है इस्चियम बोन में। शॉर्ट होती है ये बोन ह्यूमन में। इस्चियम बोन कौन सी होती है, जो पेल्विस और फीमर को सॉरी पेल्विस और ऊपर से जो स्पाइन हमारी आ रही होती है उसको कनेक्ट करने का काम करती है। तो वो ह्यूमंस में क्या होती है, शॉर्ट होती है, लेकिन इनमें हमें थोड़ी सी लॉन्ग देखने को मिलती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इनका जो बाईपेडल मोशन होता है वो जॉग लाइक होता है, थोड़ा सा झुक झुक के होता है। उसके बाद इनके अगर स्पेसिमेंट्स की बात करें तो कई सारे स्पेसिमेन इनके डिस्कवर किए हुए हैं। यहाँ पे इस चार्ट में आपको देखने को मिलेगा टाइम वाइज कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन था। सबसे पहले हमें जो अर्लीस्ट स्पेसिमेन मिलता है आर्डिपिथेकस रैमिडस का, जिसको पहले हमने इसी स्पीशीज़ के अंदर, जीनस के अंदर रखा था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस रैमिडस नाम दिया गया था, लेकिन बाद में इसको अलग हमने पॉन्जिड लाइन से जोड़ कर देखा तो हमने इसको डिफरेंट नेम दे दिया, आर्डिपिथेकस रैमिडस। 4.4 मिलियन ईयर्स अगो हमें मिला था, लोकेशन इथियोपिया में। डाइवर्स्ड बिफोर ह्यूमन अफ्रीकन एप स्प्लिट टेरेस्ट्रियल क्वाड्रूपेड नॉट बाईपेडल, तो इनका हमें मोशन भी बाईपेडल देखने को नहीं मिला। उसके बाद एनामेंसिस हमें देखने को मिलता है 4 मिलियन ईयर्स अगो, लेक टरकाना केन्या, आवाश रिवर वैली इथियोपिया, तो केन्या और इथियोपिया में। लार्ज आउटर कस्प लाइक एप्स ऑन थर्ड प्रीमोलर, लार्ज कैनाइन्स, पैरेलल टूथ रोज इन अपर जॉस, कर्व्ड हैंड फैलिंग्स और लेस देन 4 फीट इनकी हाइट थी। फिर हमें AFRensis में देखने को मिलता है 3.6 से 3 मिलियन ईयर्स अगो इथियोपिया में ही। यहाँ पे आप इनके फीचर्स देख सकते हैं। तो इनके फीचर्स कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये स्पीशीज़ याद रखनी है थोड़ी सी, जब हम फाइलोजेनी पढ़ेंगे तो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। फिर हमें अफ्रीकानस देखने को मिलता है 3 से 2 मिलियन ईयर्स अगो टोंग साउथ अफ्रीका में। उसके बाद गढ़ी 2.5 मिलियन ईयर्स अगो इथियोपिया में। फिर पैरेंथ्रोपस एथियोपिकस 2.5 मिलियन ईयर्स अगो, पैरेंथ्रोपस बॉयसेई 2.3 to 1.2 मिलियन ईयर्स अगो, पी रोबस्टस 2 to 1.5 मिलियन ईयर्स अगो, और ऑस्ट्रेलोपिथेकस सेडिबा 2 मिलियन ईयर्स अगो। ये सबसे ज़्यादा रिसेंट है फाइंड, और यहाँ पे इसके फीचर्स हैं, आप पढ़ सकते हो इसको। उसके बाद अगर हम फाइलोजेनी की बात करें तो यहाँ से देखते हैं फाइलोजेनेटिक स्टेटस की, अगर इनकी बात करें तो इनमें सिमियन फीचर्स यानी कि मंकी लाइक फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे ब्रेन का साइज़ जो स्मॉल है, प्रोजेक्टिंग जॉज इनके बहुत प्रोजेक्टिंग है, और कुछ कुछ टूथ के फीचर्स जैसे कि हमने देखा था कस्प का वाई-फाई पैटर्न, वो सब हमें एप से रिसेंबल करता हुआ दिखता है। लेकिन होमिनिड फीचर्स भी इसमें बहुत सारे हैं, जैसे कि स्कल के कंस्ट्रक्शन की अगर हम डिटेल्स देखें, उनमें बहुत कुछ है जो हमें ह्यूमन से मिलता हुआ दिखता है। डेंटल आर्केड जैसे पैराबोलिक शेप की, वो भी लिम्ब बोन्स जो हैं इरेक्ट पॉस्चर के लिए, वो सारी बाईपेडल लोकोमोशन है इनमें। और साथ ही साथ कुछ कुछ टूल का मैनिपुलेशन भी ये कर सकते थे। सिंपल टूल्स इन्होंने बनाना शुरू कर दिया था, सिंपल स्टोन का यूज़ करना। तो हम ये कह सकते हैं कि सिमियन फीचर्स कैन बी अकाउंटेड फॉर बाय वे ऑफ कॉमन इनहेरिटेंस फ्रॉम अ होमिनॉइड एंसेस्टर,
that also gave rise by divergent evolution to the modern anthropoid apes. On the other hand, hominid characters are characters of its independent acquisition, demonstrating that Australopithecines were representative of hominids and not pongid line of evolution. तो हम ये कह सकते हैं कि जो होमिनॉइड फीचर्स थोड़े थोड़े आए थे वो इसलिए क्योंकि हमारा एंसेस्ट्री वहाँ से थी, लेकिन ये सारे फीचर्स होमिनिड फीचर्स इंडिपेंडेंटली हमारे इनहेरिट हो रहे हैं, जिससे हमें ये पता लगता है कि ये जो हैं ऑस्ट्रालोपिथेसीन्स वो रिप्रेजेंटेटिव हैं होमिनिड लाइन के। अब इनके फाइलोजेनी में इनकी पोजीशन कहाँ है, इसको लेके कई सारी थ्योरीज दी गई थी। सबसे पहली हमारी इसमें है टू ब्रांच थ्योरी। इसमें ये कहा गया कि हमारा जो एंसेस्टर था ऑस्ट्रालोपिथेसीन्स में ह्यूमन इवोल्यूशन के लिए वो ए एफारेंसिस था, और इसी से हमें दो ब्रांच देखने को मिलती है। एक ब्रांच में ए अफ्रीकैनस ए रोबस्टस से होकर ए बॉयसाई, यानी कि हम रॉबस्ट फॉर्म की तरफ एक लाइन चली गई, दूसरी लाइन हमारी होमोसेपियंस की तरफ गई। वैसे इसके कई सारे हमें सब वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं। किसी में ए अफारेंसिस के बाद ए अफ्रीकैनस को कॉमन एंसेस्टर माना गया, जिसके बाद रॉबस्ट वाली जो लाइन थी वो अलग हो गई साइड लाइन की तरह, और ह्यूमन एवोल्यूशन दूसरी लाइन से चला। तो इसमें बेसिकली टू ब्रांच थ्योरी में यही कहा गया है कि एक ब्रांच से हमारे रॉबस्ट फॉर्म अलग हो गए, बाद में उनका एक्सटिंक्शन हो गया, जबकि होमो वाली लाइन अलग हो गई। थ्री ब्रांच थ्योरी भी है जिसमें तीन ब्रांचेस दी हुई हैं। ए एफारेंसिस को सबसे पहले रखा गया, और ग्रेट मिसिंग होमिनिड ऑफ ग्रेट एज एक होमिनिड है जो कॉमन एंसेस्टर है, उसका अभी तक कोई क्लू नहीं मिला है। फिर ए एफारेंसिस है, उससे तीन लाइन निकलती है। होमो हैबिलिस से हमारे होमो फॉर्म से इवॉल्व हो जाते हैं। पैरेंथ्रोपस एथियोपिकस से हमारे पैरेंथ्रोपस बॉयसेई फॉर्म निकलते हैं, और इधर ए अफ्रीकैनस से हमें पी रोबस्टस फॉर्म मिलता है। इस तरीके से दिखाया गया। फिर जो अभी करंट थ्योरी है वो है हमारी ये वाली, जिसमें ये माना जाता है कि आर्डिपिथेकस एनामेडस जो है उससे हमारे ऑस्ट्रालोपिथेकस एनामेंसिस फॉर्म डेवलप हुए। एनामेंसिस से हमें एफारेंसिस फॉर्म मिले। एफारेंसिस को कॉमन एंसेस्टर माना जाता है, प्राइमरी ऑस्ट्रालोपिथेसीन माना जाता है, जिससे आगे का इवोल्यूशन कैरी आउट हुआ। यहाँ से दो लाइन निकली, पहली लाइन से ये रॉबस्ट फॉर्म अलग हो गए, एक साइड लाइन की तरह चले। कुछ समय तक ये दोनों लाइन साथ में चली, लेकिन यहाँ पे ये फॉर्म एक्सटिंक्ट हो गए, और जो दूसरी लाइन थी वहाँ से ए अफ्रीकैनस से ए गढ़ी, फिर ए सेरीबा। ए सेरीबा सबसे रीसेंट ऑस्ट्रालोपिथेसीन एंसेस्टर है हमारा, उससे होमो स्पीशीज़ इवॉल्व हुए। फिर आगे चल के होमो हैबिलिस, होमो एर्गास्टर और होमो इरेक्टस से होते हुए हमारे यहाँ से होमो सेपियंस का इवोल्यूशन हो गया। इसके आगे का हम जब आगे अलग अलग फॉर्म्स करेंगे उसकी फाइलोजेनी देखते वक्त करेंगे, तो अभी हमें इतना याद रखना है। तो आज हमने ये पूरा ऑस्ट्रालोपिथेसीन्स पैरेंथ्रोपस का ये पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अगले लेक्चर में हम होमो इरेक्टस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।